सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि मैं आपको फिर से अवगत करा दूं कि मैंने आप लोगों को प्रस्तावना बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द, एक एक वर्ड मैंने आपको अच्छे से समझाया है और प्रस्तावना में एक एक शब्द की क्या क्या भूमिका होती है, उसका क्या क्या महत्व होता है, इन सारी बातों पर हमने डिटेल से चर्चा किया है और उसकी वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। और नहीं कहीं समझ में आता है, अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जहां कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए सीखते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ना है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटी में हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। क्या भाग 1 कल की क्लास में हमने अच्छे से देखा था और भाग 1 जो है उसमें केवल और केवल 4 आर्टिकल थे। मैंने आपको बताया था भाग 1 चर्चा करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा कहता है संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है और तीसरा कहता है मिलाने के बाद तोड़ फोड़ कर सकती है और चौथा कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी। कौन करेगा? संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति उस पर बाध्य होंगे, अर्थात वो 2/3 नहीं, वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। ये सारी बातें मैंने कल की क्लास में आपसे किया था प्यारे साथियों। तो आइए आज हम देखते हैं भाग 2। क्या? भाग 2। जब हम बात करते हैं भाग 2 का, तो भाग 2 में किसकी चर्चा है? आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का संविधान है उस भारत के संविधान में भाग 2 में किसकी चर्चा है, किसका वर्णन किया गया है? तो प्यारे साथियों, उसमें सिटीजनशिप बोले तो नागरिकता की चर्चा की गई है। किसकी? नागरिकता की। नागरिकता की चर्चा हुई है। तो ये नागरिक हो शब्द होता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि नागरिक का मतलब क्या होता है, तो साथियों नागरिक का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो व्यक्ति उस देश में रह रहा है, उस व्यक्ति को राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होने चाहिए उस देश के। सीधे शब्दों में अगर बातें की जाए तो नागरिकता उस व्यक्ति को मिलती है जो उस देश का नागरिक होता है और जिसको सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नागरिकता बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये सिविल अधिकार क्या होते हैं और राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं। अच्छा, अगर हम बातें करें राजनीतिक मानव की, किसकी बात करें? राजनीतिक, क्योंकि जब हम राजनीतिक अधिकार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमको राजनीतिक मानव शब्द पता होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि नागरिकता जिन्हें अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता लेनी है तो वो उस देश का सिविल और राजनीतिक अधिकार उसको प्राप्त होने चाहिए, तभी वो उस देश का नागरिक बनेगा और उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त होगी। ये सारी बातें हमने अभी आपको तुरंत बताया। लेकिन अगर हम बातें करें कि ये राजनीतिक और सिविल अधिकार क्या होते हैं, तो उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि राजनीतिक मानव क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं राजनीतिक मानव क्या है। क्या? राजनीतिक
राजनीतिक मानव अगर शब्द को थोड़ा तोड़ने का प्रयास करें तो हमको दिखाई देगा राजनीतिक मानव, राजनीतिक मानव। तो ये अगर हमको दिखाई देता है ये तो कितने प्रकार की ये हो सकते हैं? 4 प्रकार की। राजनीतिक मानव बोले तो नीतियों पर राज करने वाले जो मानव हैं, नीतियों पर राज करने वाले जो मानव हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो प्यारे साथियों वो केवल और केवल 4 प्रकार के हो सकते हैं या होते भी हैं। अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा ये 4 प्रकार के होते तो हैं लेकिन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है नागरिक। नागरिक पहला इसका फैक्टर क्या तैयार हुआ? नागरिक का। दूसरा तैयार हुआ विदेश का नागरिक। विदेश का भी नागरिक जो होगा राजनीतिक मानव में आएगा। तो पहला हुआ नागरिक जो उस देश का है, उसके बाद विदेश का राजनीतिक मानव, उसके बाद शरणार्थी। क्या? शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब होता है जो बाहर देशों से हमारे यहां आकर के रुके हैं लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली है, वो भी राजनीतिक मानव की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है राजनीतिक मानव के फैक्टर है तो उसमें आपको बताना होता है ये नागरिक होता है, विदेशी जो होते हैं वो भी आते हैं, उसके बाद शरणार्थी आते हैं। तो चौथे नंबर की अगर हम बातें करें तो एक होता है राज्यविहीन। राज्यविहीन ये 4 फैक्टर राजनीतिक मानव पर प्रभाव डालते हैं। अगर हमको नागरिकता लेनी है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मानव के जो फैक्टर है ये हमको प्रभावित करते हैं साथियों। तो इतनी बातों को हमने देखा। तो आइए और कुछ देखने की बात करते। अगर हम बातें करें कि शरणार्थी में वर्तमान समय में जो शरणार्थी हैं कहां से आए हैं, अगर इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बातें करें क्योंकि हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, जब हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत में शरणार्थी आते हैं तो कहां से आते हैं? इनको इंग्लिश में रिफ्यूजी बोलते हैं। तो प्यारे साथियों अगर आपने सुना होगा बांग्लादेश से कई सारे शरणार्थी हमारे यहां आए थे। शरणार्थी का साधारण मतलब होता है कि ऐसे नागरिक, ऐसे व्यक्ति, ऐसे धर्म के लोग जिनको उस देश में सताया जा रहा है धर्म के नाम पर, उनको उनके देश में सताया जा रहा है और वो भागकर हमारे देश में आते हैं और हम उनको शरण दे देते हैं। जब वो अपने देश से भागकर आए और उनको हमने शरण दे दिया, इसीलिए शब्द तैयार हुआ शरणार्थी। फिर एक हुआ विदेशी। विदेशी जो व्यक्ति होता है उसको भी आपको पता है, जैसे आप यहां से जाओगे अमेरिका तो आप विदेशी हो जाओगे, वहां से कोई आता है तो वो मेरे लिए विदेशी हो जाता है। नागरिक का मतलब होता है उस देश का आदमी। नागरिकता हमको आराम से मिली जाती है बिना कुछ किए हुए, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पे नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही थी कुछ लोगों को। अब वो कुछ लोग कौन कौन है आगे चर्चा की जाएगी। इतना मैंने आपको बताया। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिखे, नहीं तो मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने अभी देखा कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता जिसे उस व्यक्ति को जो व्यक्ति उस देश में रह रहा है उसको उस देश का राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होने चाहिए
तो वो उस देश का नागरिक बन जाता है। और हमने ये देखा कि राजनीतिक मानव में कौन कौन से फैक्टर आते हैं जो राजनीतिक मानव को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा नागरिक, दूसरा देखा विदेशी, तीसरा देखा शरणार्थी और चौथा देखा राज्य विहीन। इतना तो हमने देखा। अब हम आइए देखते हैं कि भारत में जो नागरिकता है उसकी प्रवृत्ति क्या है या प्रकृति क्या है। भारत में नागरिकता की प्रकृति, भारत में नागरिकता की प्रकृति क्या है। तो साथियों, अगर मैं बातें करूं भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की जा रही है, तो साथियों कहीं ना कहीं जब हम नागरिकता पे बातें करेंगे तो भारत के लोगों की नागरिकता के बारे में बातें की जाएंगी। तो यहां पे एक हेडिंग डाला गया है, भारत में नागरिकता की प्रकृति। तो भारत में जो नागरिकता की प्रकृति है वो एकात्मक है। अच्छा, एकात्मक का मतलब क्या हुआ? जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम आपको उदाहरण देते हैं। आप अमेरिका अगर कभी जाओगे या सोचो कि आप अमेरिका पहुंच गए हो, आंख बंद करो और सोचो कि आप वाशिंगटन डीसी में पहुंच गए हो। मैं पहुंच गया तुरंत, ये देखो पहुंच गया हूं। तो वहां जब देखोगे तो, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया है, अमेरिका जो होता है उसमें 50 राज्य हैं और उन 50 राज्यों का अलग अलग झंडा है, उन 50 राज्यों का अलग अलग नियम है, उन 50 राज्यों का अलग अलग कानून है। जैसे कभी इसके पहले हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, 370 के पहले उसका अलग से झंडा था, वैसे ही अमेरिका में भी उन 50 राज्यों का अलग अलग झंडा है, अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। तो उसके साथ साथ अलग अलग नागरिकता भी है। जब नागरिकता की बात की जाएगी तो वहां हर राज्यों का अलग अलग नागरिकता है, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र की भी एक अलग नागरिकता है। तो अमेरिका में टोटल 2 प्रकार की नागरिकता होती है, लेकिन अगर हम बातें करें तो हमारे यहां एकहरी नागरिकता है। क्या है? एकहरी। तो भारत के संविधान में जो नागरिकता का वर्णन किया गया है वो नागरिकता दोहरी नागरिकता ना होकर के एकहरी नागरिकता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्यारे साथियों, ये बातें हमने देखी, लेकिन हम बातें अगर करें कि जो एकहरी नागरिकता आई है वो कहां से आई है। हमारे यहां एकहरी का मतलब आपने सीखा कि केवल और केवल हमारे यहां केंद्र की नागरिकता मिलती है, ना कि यूपी वाले को अलग यूपी की नागरिकता, उत्तराखंड वाले को अलग उत्तराखंड की नागरिकता, बिहार वालों को अलग से बिहार की नागरिकता। ऐसा तो होता नहीं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में होता है। तो अगर हम बातें करें कि एकहरी नागरिकता की प्रकृति या प्रवृत्ति जो है उसको हमने कहां से लाया है, तो प्यारे साथियों उसको हमने ब्रिटेन से लाया है। कहां से? ब्रिटेन से लाया है। तो जो एकहरी नागरिकता की प्रकृति है उसको हमने ब्रिटेन से लाने का प्रयास किया है और लाया भी, मतलब ये प्रावधान ब्रिटेन से आया। इतनी सारी बातें तो हमने भारत में नागरिकता की प्रकृति के संदर्भ में हमने कर रखा है।
लेकिन अगर हम और सारी बातें इसमें करने का प्रयास करें तो हमको दिखता है कि जो एकहरी नागरिकता है, इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि तब तो भारत पूर्ण संघ है। तो साथियों, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जब भारत में एकहरी नागरिकता है तो भारत पूर्ण संघ है या नहीं है। तो प्यारे साथियों, भले भारत में एकहरी नागरिकता है, लेकिन भारत पूर्ण संघ नहीं है। क्यों? तो साथियों बताता हूं, हां बात सही है कि भारत में एकहरी नागरिकता है, लेकिन भारत पूर्ण संघ नहीं है। इसके कई सारे रीजन हैं, कई सारे कारण हैं। उसमें से मैं एक दो कारण आपको बता देता हूं। पहला रीजन ये है कि अगर भारत पूर्ण संघ नहीं है तो क्या है? तो भारत अर्धसंघात्मक है। अब अर्धसंघात्मक आपको तभी समझ में आएगा, यह शब्द अर्धसंघात्मक आपको तभी समझ में आएगा जब आप संविधान के भाग 5 और भाग 6 को पढ़ लोगे। क्योंकि भाग 5 में केंद्र सरकार की चर्चा की गई है और भाग 6 में राज्य सरकार की चर्चा की गई है। जब उन दोनों को पढ़ लेंगे, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, इन सबको जैसे हम देखेंगे तब हमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहीं केंद्र सरकार मजबूत है तो कहीं पे राज्य सरकार मजबूत है, कहीं पे दोनों मिलकर काम करते हैं, कहीं पे दोनों अलग अलग काम करते हैं। इससे समझ में आता है कि जो भारत है वो पूर्ण संघात्मक ना होकर के अर्ध संघात्मक की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्यारे साथियों, भले ही भारत में एकहरी नागरिकता है तो क्या हुआ। इतनी सारी बातों को हमने देखा, इसमें तो कुछ नोट करने वाला तो नहीं है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, ऐसे तो मैं इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ता हूं। तो साथियों चलिए अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने नागरिकता पे तो थोड़ी बहुत बातें कर ली, उसका हमने भूमिका तो देख लिया। आइए अब बात करते हैं कि जो भाग 2 है उसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है। तो 5 से लेकर के 11 तक, मतलब 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल अनुच्छेद भाग 2 में वर्णित है प्यारे साथियों। तो आइए अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। क्या आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? अब देखो, आर्टिकल आपको याद ऐसे नहीं करने, जैसे मैं याद कराऊंगा वैसे याद करना। आर्टिकल नंबर 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता। तो आर्टिकल नंबर 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। अच्छा ठीक है, मैं प्रारंभ में नागरिकता बताने से पहले एक छोटी बात बताना चाहता हूं प्यारे साथियों। ये एग्जाम में नहीं पूछता है कि आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहा गया, बस एक ही प्रश्न इससे बनता है आर्टिकल नंबर 5 से कि भारत के संविधान में सर्वप्रथम किस आर्टिकल को लागू किया गया था। भारत के संविधान में सर्वप्रथम किस आर्टिकल को लागू किया गया था? तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आर्टिकल 5 को लागू किया गया था। तो यहां हमने लिख देते हैं सर्वप्रथम लागू हुआ, लागू हुआ। तो आर्टिकल 5 पूरे भारत के संविधान में जो 395 आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद हैं, उन 395 अनुच्छेद में से सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 ही लागू किया गया था। आपके एग्जाम में प्रश्न सीधा दाग दिया जाता है साथियों। तो हमने जब बात किया प्रारंभिक नागरिकता, तो प्रारंभिक नागरिकता का मतलब क्या है? तो साथियों अब आप थोड़ा अपने आप को उस दौर में लेके चलो जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी और भारत का संविधान तैयार हो गया है।
अब अपने आप को सोचो कि भारत का संविधान तैयार हुआ है, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। सोचो ये स्थिति पूरे भारत में बनी हुई है, और कुछ लोग ये डर रहे हैं कि जाए तो कहां जाए, भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान वाले कुछ भारत में आ रहे हैं, कुछ भारत के लोग पाकिस्तान में भाग रहे हैं। यही कंडीशन चल रहा है, इधर का उधर, उधर का इधर, पूरी ये दशाएं चलती रही। लेकिन फाइनल 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को आपको पता है भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उस समय यह बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। पहला शब्द यही था कि 26 जनवरी 1950 को यही बताया गया कि इस समय भारत का नागरिक कौन होगा। तो पहला फैक्टर इसमें आता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो। क्या हुआ हो? जिसका जन्म भारत में हुआ हो। और दूसरा बोला गया जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। यह बात सही है। फिर दूसरा बोला गया कि माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। हमने कहा चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि 26 जनवरी 1950 को ये सारी बातें की गई कि हाँ भैया जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और दूसरा बोला गया जिसके पास मूल निवास हो, कि हाँ आप इस जगह के अस्थायी निवासी थे। तो तीसरा क्या है? जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो, मतलब मूल निवास हो। ये फैक्टर प्रभावित करते हैं प्रारंभ में नागरिकता मिलने के लिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभ में नागरिकता लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। उसमें से आपको मूल निवास दे दिया जाएगा, माता पिता का जन्म भारत में दे दिया जाएगा, या तो आपका जन्म खुद भारत में हुआ हो तो दे दिया जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों सोचने की बात है, अगर कोई विदेशी आया, कोई आतंकवादी आया, वो अपनी वाइफ को भी इंडिया लेकर आया और उसका बच्चा यही हो गया, तो ये फैक्टर अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो बोला है कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो। आओ भैया, तो सब लोग आ जाएंगे, भारत में ही बच्चे को जन्म देना है, चलो भारत चलते हैं। तो भारत का थोड़ी है बच्चे का जन्म देने का। जब मन होगा चलो भैया बच्चे का जन्म देना, भारत चलो, चलो 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 चलो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आगे चल करके इस पे थोड़ा काम किया गया और इस बात को स्पष्ट किया गया दूसरे आर्टिकल में। दूसरे का मतलब अन्य आर्टिकल में। तो हमने ये सारी बातें देखी कि जन्म जिसका हुआ हो, जिसके माता पिता वाला हो और जिसका मूल निवास हो। और एक फैक्ट और प्रभावित करता है, वो क्या है कि कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो। 5 वर्ष भारत में रहा हो। ये इतना फैक्टर आर्टिकल नंबर 5 को प्रभावित करता है। 1 2 3 4। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने आर्टिकल नंबर 5 को देखा। अब आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 6 को। किसको? आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? 6 का मतलब छी, कहते नहीं छी छी छी। तो आर्टिकल नंबर 6 कहता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। क्या? आर्टिकल नंबर 6 कहता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए, मतलब
ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में रहते थे, जो पाकिस्तान में रहते थे और अब भारत आए हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 6 कहता है छी, मतलब पाकिस्तान के लोगों को भी नागरिकता दे देंगे। मतलब छी का मतलब पाकिस्तान वाले लोग बेकार होते हैं, लेकिन तब भी हम उन लोगों को नागरिकता दे देंगे। तो वही कह रहा था कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में रहते थे और अब भारत में आए हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन ये तो ठीक है, ये जम्मू में नहीं पूछता है। 6 नंबर में क्या है, एग्जाम में पूछता है परमिट रूल। क्या परमिट रूल शब्द यहां पे आया 19 जुलाई 1948। ये बहुत काम का है, आइए मिलते हैं। कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में रहते थे अब वो भारत में आए हैं, उनको हम नागरिकता दे देंगे। लेकिन कब आए हैं, जो 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हैं, मतलब यहां लिख देते हो पहले, तब उनको क्या है, नो टेंशन, TENTION। उनको क्या भैया, नो टेंशन, मतलब आप टेंशन मत लो, आपको खुद मिल जाएगी। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनको भी मिलेगी, लेकिन 6 महीने के बाद, 6 मंथ, MONTH, 6 मंथ्स वेट करने के बाद। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में रहते हैं और अब भारत आए हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन परमिट रूल के, इसको बोलते हैं परमिट रूल। तो 19 जुलाई 1948 के अगर पहले आए हैं, नो टेंशन, उनको स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, वो 6 महीने वेट करेंगे, फिर उनको 6 महीने के बाद मिल जाएगी। लेकिन याद रखने की बात है, 6 महीने बाद मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हां मिल सकती है। ये आर्टिकल नंबर 6 कहता था। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हमने 5 नंबर देखा, प्रारंभ में नागरिकता, मतलब आपको कैसे प्रारंभ में नागरिकता, किस किस बेस पर, किस किस आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएंगी। और दूसरा 6 नंबर आर्टिकल कहता है, वो क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में रहते थे और अब भारत आए हैं, उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन एक निश्चित टाइम परमिट रूल लगा दिया गया। वो परमिट रूल 19 जुलाई 1948 था। 19 जुलाई 1948 के जो पहले आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए हैं उनको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो आइए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है। तो साथियों, आर्टिकल नंबर
7। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? कहता है ऐसे व्यक्ति जो पहले इंडिया में रहते थे, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से फिर इंडिया गए, उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। क्या? देखो, ऐसे व्यक्ति जो पहले इंडिया में रहते थे, इंडिया से कहां चले गए भैया? पाकिस्तान, लेकिन अब फिर पाकिस्तान से फिर इंडिया वापस आ गए, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ये वाला है। तो कहता क्या है? ऐसे व्यक्ति जो भारत में रहता था, जो भारत में रहते थे लेकिन किसी कारणवश बाद में पाकिस्तान चले गए और बाद में पुनः दोबारा भारत में आए हैं। इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए, तो दोबारा भारत में आए हैं, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। फुल स्टॉप। कहता है ऐसे व्यक्ति जो पहले भारत में रहते थे, फिर भारत से किसी कारणवश या उनके पूर्वज या उनका मन नहीं लगा, एनीवे कोई रीजन था, उस रीजन से आप पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से मन लगा कि नहीं पाकिस्तान बेकार है, अब यहां नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर अगर आप चले आए वापस इंडिया में, तब भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी। क्योंकि भारत के संविधान निर्माता जानते थे कि बच्चा जब घर से रुकता है तो बाहर भागता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाहर रहने के बाद उसको ये पता खुद ही एहसास हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि बिना घर का नहीं चलेगा, तो फिर वापस आएगा। इसलिए ये प्रावधान बना लेना जरूरी है। तो साथियों, इसलिए ये प्रावधान बना कि जो पहले भारत में रहता था और भारत से पाकिस्तान चला गया, फिर पाकिस्तान क्योंकि अच्छा नहीं है, वो सबको पता है, पापी पाकिस्तान, तो इसलिए पाकिस्तान से वापस आएगा तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कुछ नियम लगा दिए गए। वो भी क्या रहा? 1 मार्च 1947। अगर आप 1 मार्च 1947, अच्छा इसको भी रहने देते हैं, आगे बताएंगे, क्योंकि अभी यहां बताएंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, बस इतना ही समझ लो। तो आज हमने आपको आर्टिकल नंबर 7 तक की बातें बता दी। तो नागरिकता में टोटल 5 से लेकर के साथियों 11 तक की नागरिकता है। 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता है। हमने आपको 5 बता दिया, 6 बता दिया, 7 बता दिया और नागरिकता पे चर्चा कर लिया। और हमने आपको यह भी बताया था कि आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 सर्वप्रथम भारत के संविधान में लागू होने वाला अनुच्छेद है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।